मिसराज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं परिवार के टॉपिक पर। परिवार समाज की मौलिक और प्राथमिक इकाई है। हमारे सामाजिक जीवन का शायद ही कोई ऐसा समय रहा हो, बल्कि कोई भी ऐसा समय नहीं रहा जब परिवार हमारे साथ नहीं रहा हो। यानी कि मनुष्य जब से है तब से परिवार उसके साथ है। और इस आधार पर परिवार के दो स्वरूप हमें दिखाई पड़ते हैं। परिवार के दो स्वरूप हमें दिखाई पड़ते हैं। जो पहला परिवार है उसको हम लोग कहते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, यानी कि जन्म मूलक परिवार। जन्म मूलक परिवार यानी कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहने का मतलब है जिसका सदस्य वह माता पिता से उत्पन्न होने के कारण होता है। जन्म मूलक परिवार किसे कहेंगे? वह परिवार जिसमें कि हम पैदा हुए हैं, यानी कि हमारे माता पिता ने हमें उत्पन्न किया और जब हम उस परिवार के सदस्य होते हैं तो वो कहलाता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, यानी कि फैमिली ऑफ ओरिजिन भी कह सकते हैं, क्योंकि उस परिवार में आपका ओरिजिन हुआ है, आप उत्पन्न हुए हो। दूसरा जो परिवार है उसको हम लोग कहते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन यानी प्रजनोत्पत्ति परिवार। क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन यानी प्रजनोत्पत्ति परिवार। यानी कि जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है और विवाह के बाद पत्नी और उसके बाद जब बच्चे उत्पन्न होते हैं तो वो परिवार जिसका आप स्वयं निर्माण करते हो, द फैमिली डेवलप्ड बाय यू योरसेल्फ, यानी कि विवाह के बाद निर्मित जो परिवार होगा वो परिवार आपका फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहलाएगा। तो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन एंड फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन यानी कि परिवार की प्राचीनता के आधार पर वो कितना पुराना है, मानव जीवन से कितना जुड़ा हुआ है, इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो फैमिली जो है वो दो तरह की हो जाती है। और अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें इसकी परिभाषाओं पे ध्यान देना होगा। तो तीन परिभाषाएं मैंने इसमें से सेलेक्ट की है जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं। जो हमारा पहला परिवार है, पहला जो परिवार है उसको डेफिनेशन में जैसे हम जाएंगे तो पहला जो परिवार होगा वो हमारा है मैकाइवर और पेज का। मैकाइवर और पेज की परिभाषा हम लोग जनरली जहां पर भी इनकी परिभाषा होती है उनको जरूर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये याद रखने में भी आसानी रहती है। मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं? परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है और जिसमें संतान उत्पत्ति और पालन पोषण किया जाता है। परिवार क्या है? परिवार को हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो परिवार को परिभाषित करने के लिए हम इसे एक बेसिक टर्म में ले जाते हैं और कहते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों के आधार पर मतलब जब विवाह होता है तो विवाह का मतलब है सामाजिक स्वीकृति के आधार पर, यौन संबंधों के आधार पर, और फिर जब उसकी संतानोत्पत्ति होती है यानी बच्चे उत्पन्न होते हैं और उनका जो पालन पोषण जहां पर होता है वही परिवार है। तो यहां पर तीन चीज आती है। पहली चीज तो यह है कि स्वीकृत यौन संबंध, दूसरी चीज इसमें यह है संतानोत्पत्ति, और तीसरी चीज जो है इसमें वो है हमारा पालन पोषण। तो ये तीन बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम इन परिभाषाओं से निष्कर्ष निकालेंगे तो इनकी आवश्यकता होगी। दूसरी जो परिभाषा है वो परिभाषा है फेयर चाइल्ड की। फेयर चाइल्ड ने भी इसकी एक विस्तृत परिभाषा दी है और उन्होंने कहा है कि परिवार एक मूलभूत संस्था है जिसमें एक या अधिक पुरुष एक या अधिक स्त्रियों के साथ रहते हैं, यानी एक पुरुष या एक से अधिक पुरुष, एक स्त्री या एक से अधिक स्त्री, इस तरह से, और उनके बीच सामाजिक मान्यता प्राप्त यौन संबंध होते हैं। यानी कि सामाजिक मान्यता प्राप्त, आप बार बार इस शब्द पर ध्यान देंगे तो यहां पर यह शब्द बार बार आ रहा है, सामाजिक मान्यता प्राप्त, यानी कि जो यहां पर परिवार में जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं वो सामाजिक मान्यता प्राप्त है, यानी समाज एक निश्चित प्रक्रिया से उसे स्वीकृत करता है। और इसके अलावा
सामाजिक प्राप्त यौन संबंधों की एक व्यवस्था होती है। सामाजिक मान्यता प्राप्त अधिकार होते हैं, यानी कि जैसे माता पिता के अधिकार, पत्नी के अधिकार, पति के अधिकार, बच्चों के अधिकार, यानी सोशली एक्सेप्टेड कुछ राइट्स होते हैं, सोशली एक्सेप्टेड ड्यूटीज होते हैं, सामाजिक मान्यता प्राप्त कर्तव्य होते हैं। और इन सब प्रणालियों को अगर एक साथ रखकर देखेंगे तो वो परिवार हो जाता है। यानी कि इस डेफिनेशन को याद रखने के लिए हमें दो तीन बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, परिवार एक मूलभूत संस्था है, बेसिक इंस्टीट्यूशन है। दूसरा, इसमें एक या अधिक पुरुष या एक या अधिक स्त्री हो सकते हैं, एक या अधिक पुरुष या एक से अधिक स्त्रियां हो सकती हैं। इसमें मान्यता प्राप्त यौन संबंधों की व्यवस्था होती है। सामाजिक मान्यता प्राप्त अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था होती है। और साथ ही साथ जो इसमें बच्चों के साथ रहते हैं, यानी कि यौन संबंधों की व्यवस्था, अधिकार कर्तव्यों की व्यवस्था, बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं को मिला करके जो संस्था बनी उसे हम कहते हैं परिवार। और तीसरी परिभाषा जो है वो है मजूमदार और मदान की। मजूमदार और मदान, देखिए मजूमदार और मदान की जो परिभाषा है ये एक अलग तरह से इन्होंने परिभाषित किया। और इन्होंने कहा कि भाई परिवार क्या है, तो परिवार को इन्होंने दो दृष्टिकोणों से बताया। पहला दृष्टिकोण इन्होंने बताया कि परिवार एक कार्यात्मक इकाई के रूप में सार्वभौमिक संस्था है। कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक से क्या मतलब है? फंक्शनल। फंक्शनल मतलब परिवार व्यक्ति के लिए काम करता है। परिवार जो है वो व्यक्ति के लिए काम करता है। और कैसे काम करता है? काम ऐसे करता है भाई, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता है, उसके लिए रहने की व्यवस्था करता है, उसको सामाजिक सुरक्षा देता है, जहां भी जरूरत होती है परिवार उसके काम आता है। तो पहली चीज, परिवार को सार्वभौमिक इसलिए माना गया है कि विश्व में हर जगह कहीं ना कहीं परिवार का कोई ना कोई स्वरूप जरूर पाया जाता है और ये व्यक्ति के लिए एक कार्यात्मक व्यवस्था है। तो ये एक फंक्शनल है। और दूसरा, स्थायी संस्था के रूप में ये जो है जानबूझकर एक समिति के रूप में भी ये निर्मित की जाती है। एक समिति के रूप में, समिति का काम क्या होता है? जैसे समुदाय पढ़ते हैं, समिति पढ़ते हैं, तो समिति क्या होती है? समिति जो है जानबूझकर बनाई जाती है। लोग जो है उसमें स्वीकृति, उसमें लोगों के बीच संबंध होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। तो मजूमदार और मदान ने बहुत ही दो टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल किया। एक उन्होंने कहा कि परिवार जो है ये सार्वभौमिक है और ये व्यक्ति के लिए एक कार्यात्मक इकाई है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर निर्मित की गई है और ये एक समिति के रूप में, एक कमिटी के रूप में, एक समिति के रूप में ये हमारी संस्था है। और इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन परिभाषाओं से अब हम कुछ विशेषताओं को निकालेंगे। तो अब जब आपने परिभाषा को समझ लिया, परिभाषा को समझने के बाद हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है कि हम इन विशेषताओं को समझें कि जब हम परिवार की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में परिवार से संबंधित क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पहले ही बताया था, ये स्वीकृत यौन संबंधों पर आधारित होती है। यहां पर स्वीकृति से मतलब है सामाजिक स्वीकृति। समाज विवाह के माध्यम से, मैरिज के माध्यम से परिवार को स्वीकार करता है। यानी कि जब विवाह के माध्यम से व्यक्ति पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है, लेकिन पारिवारिक जीवन से पहले एक जीवन होता है, उसको बोलते हैं गृहस्थ जीवन। तो वो एक अलग टॉपिक है, विवाह और गृहस्थ और परिवार, तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाता है कि परिवार के निर्माण के लिए सामाजिक स्वीकृति प्राप्त यौन संबंध होना चाहिए। इसके अलावा इसमें पति और पत्नी के संबंधों में स्थायित्व लाने की व्यवस्था है। परिवार क्या है? तो इस चूंकि परिवार में व्यक्ति एंटर ही करता है विवाह के पश्चात, तो इसमें यह कोशिश की जाती है कि एक स्थायी संबंध रहे, क्योंकि फिर उसमें बच्चे भी होंगे, बच्चों के पालन पोषण भी होंगे और फिर ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। तो इस यानी कि परिवार एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे सामाजिक जीवन के साथ साथ
हमारी जो आगे जनरेशन को आगे बढ़ाने, समाज को आगे बढ़ाने की भी ये एक व्यवस्था आप इसे कह सकते हैं। इसमें एक सामान्य निवास होता है, यानी कि जो परिवार के सदस्य रहते हैं वो एक स्थान पर रहते हैं। एक वंश क्रम की प्रणाली है, एक वंश के रूप में ये चलता है। वंश क्रम की प्रणाली, एक वंश होता है। भाई वंश अलग अलग जगहों पर, दक्षिण भारत में अलग परंपरा होगी, उत्तर भारत में अलग होगी, लेकिन एक परिवार जो होता है वो एक वंश प्रणाली पर आधारित होता है कि भाई ये जो वंश हैं ये फला व्यक्ति के हैं, ये वंश इन व्यक्ति के हैं, इनके बाद ये व्यक्ति आए, इसके बाद ये व्यक्ति आए। ये हर एक परिवार में आप अगर उनसे पूछेंगे भाई आपके पिताजी का नाम क्या, आपके दादाजी का नाम क्या, आपके परदादा का नाम क्या, उसके ऊपर के नाम क्या है, कहने का मतलब कि परिवार एक वंशक्रम की प्रणाली है और ये एक आर्थिक व्यवस्था भी है। ये एक आर्थिक व्यवस्था भी है क्योंकि परिवार में व्यक्ति क्या करता है, भाई नौकरी करेगा या व्यापार व्यवसाय करेगा या खेती करेगा, फिर वो लाएगा, वहां पर वो उसका भोजन बनेगा, वहां रहेगा, फिर और भी जितने भी तमाम तरह के जो काम होते हैं, आर्थिक काम, वो कहीं ना कहीं परिवार की प्रणाली से ही जुड़े होते हैं। एक दूसरे के की मदद करने के लिए या एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए परिवार में आर्थिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो यहां पर हमने देखा कि परिवार की जो विशेषताएं हैं, सामान्य विशेषताएं क्या हैं। अब परिवार की कुछ और भी विशेषताएं हैं। और कौन कौन सी विशेषता है? तो परिवार की जो मुख्य विशेषता है वो इस तरह की हैं। परिवार की मुख्य विशेषताओं पर अगर बात करें तो देखिए, परिवार की मुख्य विशेषता यह है कि ये सार्वभौमिक है, हर जगह है, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। यानी कि आप अगर अमेरिका में जाएंगे तो वहां भी परिवार है, स्वरूप अलग अलग हो सकता है। कहीं पर नाभिक परिवार, न्यूक्लियस फैमिली ज्यादा होंगे और कहीं पर ज्वाइंट फैमिली ज्यादा होंगे। अगर आप मुस्लिम समुदायों में जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे या ऐसे कई देशों में जाएंगे तो हो सकता है वहां पर आपको ज्वाइंट फैमिली ज्यादा देखने को मिले। यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो वहां पर हो सकता है आपको न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा देखने को मिले। लेकिन परिवार एक सार्वभौमिक व्यवस्था है और हर एक परिवार में एक भावनात्मक आधार होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है। पिता पुत्र, पुत्री माता, है ना, यानी कि डॉटर मदर, हस्बैंड वाइफ, यानी कि आपस में लोग जुड़े रहते हैं। दादा दादी, पोता पोती, ये सब इमोशनली अटैच्ड रहते हैं। तो परिवार की एक सार्वभौमिक विशेषता ये भी है कि इनमें इमोशनल बेसिस होता है और सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति होती है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि जो परिवार होता है उसको जब पूरे समाज की आप कल्पना करते हैं तो उसके सेंटर में, उसके केंद्र में क्या होता है? व्यक्ति तो है ही, लेकिन व्यक्ति के अलावा उसके इर्द गिर्द जो व्यक्ति का पालन पोषण, उसके जीवन को आगे बढ़ाता है, उसे मनोवैज्ञानिक सपोर्ट देता है, वो कौन है? वो परिवार है। तो इसीलिए समाज के ढांचे में इसे केंद्रीय स्थिति के रूप में रखा गया है। परिवार का एक सीमित आकार होता है, ऐसा नहीं कि 100, 200, 500, 1000 कितनी भी संख्या में लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। परिवार में एक निश्चित संख्या होती है। निश्चित से मतलब यह है कि कोई परिवार छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, लेकिन संख्या थोड़ी सी कम ही होगी। किसी परिवार में 4 या 5 मेंबर होंगे, किसी में 8-10 होंगे, किसी में 12-15 होंगे, किसी में 20 होंगे। अब 100 परिवारों वाला, 100 संख्या वाला अगर कोई परिवार है तो न्यूज़पेपर का विषय बन जाता है, जो कई बार आप लोग पढ़ते भी होंगे कि फल्ला गांव में जो है एक परिवार है। अब उदाहरण तो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन पेपर में आता रहता है कि उसमें 100 जो लोग हैं, उनके दादा दादी, उनके 10 भाई, उनकी पत्नियां, फिर उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन केस है। अन्यथा जो हमारा परिवार होता है, वो परिवार जो है उसकी एक निश्चित आकार होता है, कुछ निश्चित संख्या में लोग उसमें होते हैं, कुछ निश्चित जनरेशन, पीढ़ियों के लोग उसमें होते हैं। एक और खास बात, परिवार सामाजिक नियंत्रण की भी एक इकाई है। परिवार क्या है? एक सोशल कंट्रोल की एक व्यवस्था है। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि व्यक्ति जो है जब स्वतंत्र हो जाए और उच्छृंखल हो जाए तो ये समाज के लिए घातक होता है। तो परिवार क्या करता है? जब बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, पढ़ना लिखना शुरू करता है, खेलने के लिए जाता है,
और वापस परिवार में आता है तो उसके व्यवहार पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जाती है, उसे अनुशासित रखने की कोशिश की जाती है, उसे बताया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो कुछ गलती करता है तो उसको सुधार करने के लिए प्रयास किया जाता है, और अगर कुछ गलती करता है तो डांट फटकार भी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है, बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी पापा ने आपकी पिटाई भी कर दी होगी। ठीक है, वो पिटाई जरूर हुई, लेकिन वो स्नेहपूर्ण व्यवस्था के तहत हुई, और वो सामाजिक नियंत्रण का भी एक तरीका होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सामाजिक नियंत्रण के लिए पिटाई या डांट फटकार ही है। सामाजिक नियंत्रण के बहुत से तरीके हो सकते हैं। उसमें माता पिता के द्वारा गाइड किया जाना, माता पिता के द्वारा बताया जाना कि क्या उचित है क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि भाई ठीक है, परिवार की परिभाषा हमने देख ली, परिवार की विशेषता हमने देख ली, परिवार का दो स्वरूप भी देख दिया कि भाई परिवार जो है वो तो मानव जीवन की शुरुआत से जुड़ा हुआ है ना, जिसमें हमने आपको फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बताया। लेकिन इसके अलावा भी परिवार के बहुत से प्रकार हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फैमिली। परिवार के बहुत से प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो अगर हम देखें कौन कौन से प्रकार हैं तो बहुत से प्रकार मिलेंगे। मैंने कुछ टाइप्स आपके सामने यहां पर लाए हैं। जैसे देखिए, अगर आप विवाह के आधार पर देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, यहां पर आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, है ना, यानी कि विवाह के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। तो एक विवाही परिवार यानी कि मोनोगैमस फैमिली। मोनोगैमस फैमिली क्या होगा? जिसमें एक पति और एक पत्नी, यानी एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम में जैसा कि होता है, एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह को ही मान्यता प्रदान की गई है। तो ऐसा परिवार जिसमें एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है और उससे उत्पन्न बच्चे और उनका पालन पोषण करता है, तो हो गया एक विवाही परिवार। दूसरा क्या होगा? बहुविवाही परिवार, यानी कि पॉलीगैमस फैमिली। पॉलीगैमस फैमिली क्या होती है? तो पॉलीगैमस फैमिली का मतलब ये होता है कि देखिए, अब इसमें दो तरह से चीजें आ जाएंगी। पॉलीगैमस यानी कि बहुविवाही। अब बहुविवाही यदि है तो वो दो तरह का हो सकता है। वो हो सकता है पॉलीगाइनस। पॉलीगाइनस मतलब बहुपत्नी विवाही परिवार। बहुपत्नी विवाही परिवार मतलब क्या हुआ? एक पुरुष और उसकी कई पत्नियां। एक पुरुष उसकी कई पत्नियां। जैसे हमारे प्राचीन भारतीय समाज में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे दशरथ थे, है ना, रामायण में पढ़ा होगा, उनकी 3 पत्नियां थी। ऐसे कई उदाहरण आप मन में सोच सकते हैं कि पॉलीगाइनस यानी कि बहुपत्नी, जिसमें एक ही पुरुष के कई स्त्री हो, उन्हें पॉलीगाइनस कहते हैं। वर्तमान में भी कई ऐसे ट्राइबल जनजातीय समाज हैं जहां पर पॉलीगाइनस फैमिलीज पाए जाते हैं। एक पुरुष और उनकी 2, 3, 4 तक स्त्रियां होती हैं। और मुस्लिम समुदायों में तो इसे सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम परिवारों का निर्माण जो है, वो चाहे तो एक पुरुष जो है कुछ 2, 3 स्त्रियों से भी विवाह या 4 स्त्रियों से भी विवाह कर सकते हैं। तो इस तरह से पॉलीगाइनस फैमिली के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। दूसरा, पॉलीएंड्रस फैमिली। पॉलीएंड्रस फैमिली मतलब होता है बहुपति विवाही परिवार। बहुपति, अब देखिए यहां पर क्या हो गया? पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मतलब होता है कि पॉलीएंड्रस का मतलब होता है बहुपति विवाही, यानी एक स्त्री और उनके कई पति। एक स्त्री और उनके 2, 3, 4 पति या 5 पति। तो ऐसे जो है बहुपति विवाह परिवार। बहुपति विवाही परिवार का एक उदाहरण आपको हमें महाभारत में देखने को मिलता है, जिसमें द्रौपदी के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन ये उतना प्रमाणिक उदाहरण नहीं है। हमें ट्राइबल सोसाइटी से कुछ एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, जहां पर आज भी कुछ जगहों पर, कुछ ट्राइबल्स में ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो जब हम ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा ये। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि हमारे पास जो परिवार हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो एक विवाही परिवार में तो एक स्त्री और एक पुरुष से बना हुआ, जो विवाह के पश्चात बना हुआ परिवार। बहुविवाही परिवार में क्या होगा? एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करें, ऐसा भी परिवार हो सकता है। और एक स्त्री के कई
पुरुषों से विवाह हो तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो पॉलीएंड्रस फैमिली होते हैं उनके भी दो प्रकार हैं। जो पॉलीएंड्रस फैमिली हैं उनके भी दो प्रकार हैं। पहला फ्रैटर्नल पॉलीएंड्रस फैमिली। पहला क्या होगा? फ्रैटर्नल। फ्रैटर्नल मतलब होता है भ्रातृक। यहां पर थोड़ा सा ये लिखने में दिक्कत आई है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं भ्रातृक। भ्रातृक बहुपति विवाही परिवार। भ्रातृक बहुपति विवाही परिवार। भ्रातृक बहुपति मतलब जो पति हैं वो आपस में भाई हैं, यानी 2, 3, 4 भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं तो वो भ्रातृक बहुपति विवाही परिवार हो गया। और दूसरा होता है नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्रस फैमिली, और यहां पर भी इसको आप ठीक कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अभ्रातृक। अभ्रातृक बहुपति विवाही परिवार। अभ्रातृक मतलब जो पति है वो आपस में भाई नहीं है, बल्कि 2, 4, 5 लोग आपस में मिल गए और उन्होंने एक स्त्री से विवाह कर लिया तो उसे हम कहते हैं अभ्रातृक बहुपति विवाही परिवार। और भी विवाह के कई प्रकार अभी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे अगला जो परिवार है, फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी, यानी अधिकार के आधार पर। फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी, ठीक है। तो फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी में दो तरह के परिवार मिलेंगे। एक मिलेगा आपको पैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली मतलब क्या हुआ? जिसमें पिता का अधिकार होता है। पैट्रियार्कल फैमिली मतलब हो गया जिसमें पिता का अधिकार होता है। तो हमारे उत्तर भारत में जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें पिता का अधिकार ही होता है। पिता ही सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। विवाह का निर्णय लेना हो या जनेऊ संस्कार का निर्णय लेना हो या किसी कार्यक्रम का निर्णय लेना हो, उन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। खासकर जो उत्तर भारत से संबंधित लोग हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे जो परिवार हैं उसमें पिता का महत्व ज्यादा होता है। तो जिन परिवारों में पिता का महत्व ज्यादा है, निर्णय लेने में पिता की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, उनको हम कहेंगे पैट्रियार्कल फैमिली, यानी कि पिता के अधिकार वाला परिवार। और दूसरा होता है मातृसत्तात्मक परिवार, यानी मैट्रियार्कल फैमिली। अब इसके लिए हमको दक्षिण भारत जाना पड़ेगा। दक्षिण भारत में जैसे केरला है, तमिलनाडु है ना, और भी कुछ स्टेट हो सकते हैं, आंध्र प्रदेश है। यहां पर आप देखेंगे कि माताओं का महत्व ज्यादा है, महिलाओं का महत्व ज्यादा है। परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में बिना महिलाओं यानी माता का निर्णय लिए बिना, माता की सलाह लिए बिना निर्णय नहीं हो सकता। ऐसे परिवारों को मैट्रियार्कल फैमिली कहते हैं। तो पैट्रियार्कल फैमिली एंड मैट्रियार्कल फैमिली। तो पैट्रियार्कल फैमिली आपको जो है नॉर्थ इंडिया और जो सेंट्रल इंडिया है वहां देखने को मिलेगा, और जो मैट्रियार्कल फैमिली है इसके लिए हमें दक्षिण भारत के परिवारों का अध्ययन करना होगा। फिर बात करते हैं वंश के आधार पर। यह भी एक परिवार का प्रकार है और इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक है मैट्रिलिनियल फैमिली। मैट्रिलिनियल का मतलब होता है मातृवंशीय, यानी ऐसा परिवार जो माता के नाम से वंश का संचालन होता है। जहां पर माता के नाम से यानी जो मदर है उनके नाम से वंश अगर संचालित हो रही है तो वो हो गया मातृवंशीय यानी मैट्रिलिनियल। और अगर पिता के नाम से वंश का संचालन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं पितृवंशीय। पिता के नाम से अगर वंश का संचालन हो तो उत्तर भारत में आप देखेंगे पिता के नाम से ही वंश का संचालन होता है। पिता के नाम पर पुत्र का नाम आएगा तो वही सरनेम शामिल हो जाता है, फिर उसका जो पुत्र होगा उसको भी वही सरनेम शामिल हो जाता है। यानी जब वंश की परंपरा पिता के नाम पर चलेगा तो वो हो गया पैट्रिलिनियल, और जब वंश की परंपरा माता के नाम से चलेगा तो वो हो गया मैट्रिलिनियल। और ये मैट्रिलिनियल फैमिली दक्षिण भारत में आपको ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जब हम परिवार के प्रकार में जाएंगे तो कुछ और परिवार आपको मिलेगा स्थान के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस। देखिए ये भी एक टाइप हो गया परिवार का, स्थान के आधार पर परिवार का प्रकार। ठीक है, स्थान के आधार पर क्या आ जाएगा? स्थान के आधार पर तो दो तरह के परिवार होते हैं। एक है मातृ स्थानीय और दूसरा है पितृ स्थानीय। बहुत सिंपल। स्थान के आधार पर
मातृस्थानीय मतलब मैट्री लोकल फैमिली। मैट्री लोकल मतलब जैसे दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि जो विवाह के बाद आफ्टर मैरिज जो लड़का है, वो लड़का जो है वो अपने माता पिता के घर नहीं जाता है। लड़की को लेकर यानी विवाह के बाद जो लड़का है वो लड़के के माता पिता के घर ना जाकर जो लड़की है उसके माता पिता के घर में जाकर रहते हैं। तो अगर इस तरह से परिवार या विवाह आगे बढ़ता है तो वो हो जाता है मैट्री लोकल, मातृस्थानीय, यानी कि माता का महत्व ज्यादा है। जब विवाह के पश्चात माता के घर ही जाकर रहना होता है, यानी कि जो लड़की है उसके माता के घर जाकर रहना होता है, तो उसे हम लोग मैट्री लोकल कहते हैं। और दूसरा पितृस्थानीय परिवार। तो पितृस्थानीय परिवार तो सामान्यतः जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं उनको पता ही है भाई, जैसे लड़के की शादी होती है, लड़की की और लड़के जो हैं तो लड़के वाले जो हैं वो लड़के वाले के पिता के यहाँ जाते हैं, यानी कि उनके लड़के वाले के माता पिता के घर जाकर रहते हैं। तो लड़की वाले जो लड़की है वो अपने ससुराल में जाकर रहती है। तो ये हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पितृस्थानीय परिवार। तो ये तो नॉर्मल उत्तर भारत में पाया जाता है। मातृस्थानीय जो है ये आपको दक्षिण भारत में ज्यादा मिलेगा। और इसी तरह से संख्या के आधार पर अब इन सब चीजों से निकल करके जो वर्तमान में जो परिवार का जो स्वरूप जो बांटा गया है उसमें तीन तरह के परिवार हम लोग देखते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फैमिली यानी कि नाभिक परिवार। नाभिक परिवार मतलब क्या हुआ, माता पिता और उनके बच्चे, नाभिक परिवार न्यूक्लियर फैमिली। माता पिता मतलब दो मेंबर हो गए, एक बच्चा हुआ या दो बच्चा हुआ या तीन बच्चा हुआ, बस दो जनरेशन के लोग जो हैं वो ज्यादातर रहते हैं। और 4 या 5 मेंबर होते हैं, ज्यादा ज्यादा 6 हो सकते हैं, लेकिन दो जनरेशन के लोग जो है साथ में रहते हैं, तो वो हो गया न्यूक्लियर फैमिली। शहरों में ज्यादातर जो परिवार आजकल हो रहे हैं या बन रहे हैं वो न्यूक्लियर फैमिली के स्वरूप के ही हैं। दूसरा है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली जो होता है ये एक्चुअली, इससे पहले हम ज्वाइंट फैमिली के ऊपर बात कर लें तो संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में जैसा कि इससे पहले हमने कुटुंब का टॉपिक बताया था, कुटुंब यानी ज्वाइंट फैमिली का टॉपिक बताया था, उसे आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि देखिए ज्वाइंट फैमिली जो होता है उसमें कम से कम 3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहेंगे, यानी कि दादा दादी भी रहेंगे, माता पिता भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, तो 3 जनरेशन हो गया, ज्वाइंट फैमिली हो गया। या फिर कई भाई जो है एक ही जगह पर रहते हैं और एक ही मकान में अलग अलग कमरों में रहते हैं, उनका किचन एक है, उनका पूजा स्थल एक है, उनकी जो संपत्ति एक है, तो वो भी संयुक्त परिवार हो गया। तो ज्वाइंट फैमिली जो है ये भी हमारी भारतीय ग्रामीण संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और जब ज्वाइंट फैमिली में भी कुछ हमारे रिलेटिव आकर जुड़ जाते हैं, दूर के रिलेटिव, कुछ दूर के रिलेटिव, जैसे मान के चलिए कि कई कजिन आ गए, है ना, दूसरे जो उनके जैसे मदर के जो भाई आकर रहने लग गए। तो जब संयुक्त परिवार में कुछ और भी दूर के नातेदार यानी कि हमारे और भी रिश्तेदार आकर रहने लग गए तो वो फिर ज्वाइंट परिवार से भी बड़ा हो जाता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि विस्तृत परिवार। तो हमने यहां पर देख लिया कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, और इसके बाद हम लोग और इसके ऊपर जाएं तो भाई ओवरऑल ये जो परिवार हमने बनाया है इसके फंक्शंस क्या हैं। तो इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी कि परिवार के बिना काम नहीं चलाया जा सकता। परिवार जो है वो हमारे समाज की धुरी है, केंद्र बिंदु है, इकाई है, और इसीलिए परिवार के कार्यों को समझना और इसे पढ़ना भी जरूरी है। तो आइए बात करते हैं कि परिवार जो है वो क्या क्या काम करता है। तो बहुत आसान है, अब इतनी सारी चीजें आपने पढ़ ली तो परिवार का कार्य तो आप मन से ही लिख सकते हैं। पहला देखिए, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन आपस में जुड़ा हुआ है, बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड बायोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। भाई परिवार का निर्माण कैसे होता है, विवाह से होता है। विवाह का संबंध क्या होता है, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त यौन संबंधों से होता है। सामाजिक स्वीकृति यौन संबंधों से क्या होता है, बच्चे उत्पन्न होते हैं यानी जैविकीय संतुष्टि होती है, रिप्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन होता है, यानी कि एक तरह से विवाह के पश्चात परिवार, तो विवाह और उससे जुड़ा हुआ परिवार का निर्माण, ये जो तीनों फैक्टर हैं ये आपस में क्या कर देता है, व्यक्ति को जोड़े रखता है।
परिवार के निर्माण के लिए ये आधार बन जाता है और इससे व्यक्ति को बायोलॉजिकल फंक्शन करने में, बायोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन करने में और रिप्रोडक्शन करने की सामाजिक स्वीकृति भी मिल जाती है। फिर परिवार आपने बनाया तो बच्चों का पालन पोषण भी करना पड़ेगा, नर्चर ऑफ चिल्ड्रन। इसके अलावा देखिए परिवार जो है ये बहुत बड़ा हमारा सोशल जो है वो सिक्योरिटी है, साइकोलॉजिकल फंक्शन है। जब कभी तकलीफ होती है, जब कभी हम तनाव में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब कभी मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, कभी परीक्षा में असफलता मिलती है तो भी आपको मनोवैज्ञानिक सपोर्ट मिलता है, और आप सफल होते हैं, खुशी मनाते हैं, तब भी आपको मनोवैज्ञानिक समर्थन मिलता है। दोनों ही स्थितियों में परिवार का जो काम है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना, और इसीलिए कहते हैं कि परिवार जो है एक साइकोलॉजिकल फंक्शन प्ले करता है। समाजीकरण समाजशास्त्र का, सोशियोलॉजी का एक बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। परिवार समाजीकरण का एक आधार है, बेसिस ऑफ द सोशलाइजेशन। समाजीकरण कैसे होता है? समाजीकरण से मतलब है परिवार में आपको अनुशासन के बारे में बताना, आपको सोचने के पैटर्न के बारे में बताना, खाना कैसे खाया जाए, टॉयलेट कैसे जाया जाए, लोगों के साथ व्यवहार कैसे किया जाए, बड़ों का आदर कैसे किया जाए, टीचर के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। ये सब कुछ हम लोग अपने परिवार में ही सीखते हैं। कुछ तो हम देखकर सीख जाते हैं और कुछ हमें बार बार बोलकर सिखाया जाता है। तो ये हो गया आपका सोशलाइजेशन, समाजीकरण। इकोनॉमिक फंक्शन, आर्थिक कार्य, ये तो आप जानते ही हैं। आर्थिक कार्य से मतलब क्या है? भाई खाना कैसे खाओगे, तो इसके लिए जो परिवार में माता पिता हैं वो अर्जित करके लाते हैं, पैसा लाते हैं, फिर अनाज खरीदते हैं, फिर खाना खाते हैं। मतलब कोई खेती कर रहे हैं तो खेत में उपजाते हैं, बच्चों का पालन पोषण होता है। इकोनॉमिक फंक्शन से मतलब ये भी हो सकता है कि काम का बंटवारा हो जाता है कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम स्कूल जाओगे, तुम कॉलेज जाओगे, तुम पढ़ाई करोगे, तुम जो है खेत में काम करोगे, तुम दुकान में काम करोगे, तुम नौकरी करोगे। एक तरह से एक आर्थिक गतिविधियों को भी परिवार में बांटा जाता है। पॉलिटिकल फंक्शन से मतलब क्या है कि भाई आपके अधिकार हैं। आपके मनुष्य जीवन के रूप में आपको एकदम से तो पता चलता नहीं है कि आपके अधिकार क्या हैं, तो आपके क्या राजनीतिक अधिकार हैं, आपके क्या मूल अधिकार हैं, आपको जीवन जीने के लिए क्या क्या संविधान से अधिकार दिए गए हैं, राजनीतिक रूप से अधिकार दिए गए हैं, क्या आपको वोट देने का अधिकार कैसा। आप उसको राजनीतिक रूप से समझ लीजिए कि आपका जो पॉलिटिकल फंक्शन है वो भी कहीं ना कहीं परिवार से प्रभावित होता है। रिलीजियस फंक्शन, धार्मिक गतिविधियों के बारे में भी हमें परिवार से ही ज्ञान मिलता है। परिवार ही हमें सिखाता है कि हमें कैसे धार्मिक गतिविधि को करना है, भगवान क्या है, अल्लाह क्या है, तो यीशु कौन है, क्या है, ये सब हम परिवार को देख के ही सीखते हैं या परिवार हमें सिखाता है। और रिक्रिएशनल फंक्शन से मतलब क्या हुआ? मनोरंजनात्मक कार्य। अगर आप कभी तनाव में होते हैं, कभी आप परेशान होते हैं, आप परिवार में आते हैं, अलग अलग हमारे परिवार के जो लोग होते हैं वो आपकी मदद करते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो परिवार जो है एक मनोरंजनात्मक व्यवस्था भी है, रिक्रिएशनल फंक्शन भी करता है। परिवार के इन कार्यों के अलावा अब हम देखने वाले हैं कि परिवार के बदलते प्रतिमान क्या है, क्योंकि परिवार बहुत तेजी से बदल रहा है। पिछले कई सालों में समाज में बहुत से बदलाव आए हैं। क्या बदलाव आए हैं? तो देखिए, पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, यही बातें यहां पर बताया गया। देखिए, विवाह के स्वरूप में यहां पर आपको जो जिन जिन कारणों से बदलाव आया है वो भी हम देख लेते हैं, और क्या बदलाव आया है वो भी देख लेते हैं। तो पहली बात तो देखिए, विवाह के स्वरूप में जो परिवर्तन आया है उससे परिवार पर इफेक्ट पड़ा है। आप बोलेंगे सर विवाह के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया? अरे भाई, आप जानते ही होंगे आजकल लिव इन रिलेशन का दौर चल गया है। आजकल जो है लिव इन रिलेशन में लोग जो है थोड़े समय के लिए रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में तो परिवार जो है धीरे धीरे क्या होते जाएगा? विघटित होते जाएगा। तो ये जो विवाह के स्वरूप में बदलाव आया है, आजकल तलाकों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हो गई है, आजकल ऑनलाइन माध्यम से विवाह होने लगे हैं। तो इन सब का इम्पैक्ट समाज पे तो पड़ेगा ना। जब परिवार स्थायी रूप से नहीं बनेंगे, परिवार अगर बहुत तेजी से विकसित होने लगेंगे, तो उसका असर जो है बच्चों के पालन पोषण पर होगा, उसका असर जो है
माता पिता महिलाओं की स्थिति पर होगा, उसका असर घरेलू हिंसा पर होगा, बहुत सारा इफेक्ट आएगा। तो विवाह के स्वरूप में होने वाला परिवर्तन परिवार को प्रभावित करता है। दूसरा, महिलाओं की आर्थिक भूमिका के बढ़ने से, आजकल आप देखे होंगे कि भाई जैसे अब सरकारी नौकरियों में बहुत सी जगहों पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई हैं, या अभी आने वाले समय में हो सकता है 2029 के चुनाव में वहां भी जो है महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटें आरक्षित हो गई है। पंचायती राज चुनाव वगैरह होता है, कई राज्यों में 50% सीटें आरक्षित हो गई है। तो और महिलाओं में शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं उनके लिए। आजकल बहुत सी संस्थाओं में महिलाओं को काम करने का अवसर मिल रहा है। उससे क्या होता है कि भाई परिवार के लिए उनके पास समय तो कम बचता है, क्योंकि जब वो आर्थिक गतिविधियां में जाएंगे तो दिन भर का समय तो उनको जॉब में बीतेगा, फिर थोड़ा समय मिलेगा उसमें परिवार को टाइम दे पाएंगे। तो इसका असर भी कहीं ना कहीं फैमिली पर देखने को मिलेगा। महिला शिक्षा में जो वृद्धि हुई है उसका असर भी पड़ा। और सबसे बड़ी बात, औद्योगिकरण, ये जो है बहुत गहरा असर है। औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके उद्योगों में काम करने के लिए आए। जब औद्योगिकरण बढ़ा तो उसके आसपास नगर भी विकसित होने लगे। तो नगर की जो संस्कृति है और गांव की जो संस्कृति है, रहन सहन की व्यवस्था है, दोनों में बहुत अंतर है। इसके अलावा आधुनिकीकरण, हम लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को अपनाते जा रहे हैं, है ना, कंप्यूटर का उपयोग करते जा रहे हैं, सुपर फास्ट ट्रेन और हवाई जहाज का उपयोग करते जा रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो जो आधुनिकीकरण आ रहा है उसका असर भी परिवार पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो असर पड़ा तो क्या हुआ इसका असर, तो इसका असर ये हुआ इन सब कारणों से, यानी जो हमने अभी आपको कारण बताए उन सब कारणों से क्या हुआ कि संयुक्त परिवार नाभिक परिवारों में बदल रहे हैं। जो ज्वाइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में बदल रहे हैं, क्योंकि भाई जो गांव में जो तीन चार पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते थे, अब जो बच्चे हैं पढ़ लिख रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अपना गांव छोड़कर शहर में आ रहे हैं। नौकरी के अवसर भी शहरों में ही ज्यादा मिलते हैं। तो संयुक्त परिवारों की संख्या गांव में भी घट रही है और शहरों में जो है नाभिक परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो जो नाभिक परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी और संयुक्त परिवारों की संख्या में कमी का होना, यही दोनों बात बताया गया है। संयुक्त परिवार नाभिक परिवारों में बदल रहे हैं, नाभिक परिवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच संबंधों में भी परिवर्तन आ रहा है। जो हस्बैंड, क्योंकि अब दोनों जॉब करते हैं तो दोनों के रहने का तरीका, समय, मेल जोल, इन सब, क्योंकि महिला भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही है। तो पारिवारिक जो फैमिली में जो पति पत्नी के संबंध हैं, माँ और बच्चों के बीच संबंध है, उनमें तब्दीली आ रही है, ये बदलाव आ रहा है। तलाकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो इसका इफेक्ट भी परिवार पर पड़ रहा है कि जो डाइवोर्स है, लेकिन डाइवोर्स के अलग से कानून बने हुए हैं, उस नियम के मुताबिक जो है करना होता है। तो तलाकों की संख्या में वृद्धि का होना भी कहीं ना कहीं परिवार पर असर डालता ही है। विस्तृत परिवार कम हुए हैं। अब पहले के जमाने में क्या होता था, आपको याद ही होगा कि भाई चाचा दादा नाना के बच्चे आकर के फैमिली में रहने लगते थे। कभी आपने देखा होगा, हो सकता है आज भी कई जगहों पर ये होता है, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि अब नहीं होता है, अभी भी होता है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। तो विस्तृत परिवार भी अब कम हुए हैं और परिवार में अंतर पीढ़ी संघर्ष बढ़ा है, यानी इंट्रा जनरेशनल। यानी कि पहले क्या होता था कि अब माता पिता ने कोई आदेश दिया, कोई कुछ बोला तो उसे बच्चों को पालन करना ही है। दादा दादी ने अगर कोई आदेश दिया तो बच्चों को पालन करना ही है। और अब क्या हो गया, अब जो है बच्चे जो हैं अपने मन से भी कुछ चीजें सोचते हैं, यानी वो ये सोचते हैं कि भाई मैं ज्यादा जानता हूं, मैं इस दुनिया के बारे में मुझे ज्यादा पता है, मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता है, मुझे इसमें जो समाज में बदलाव हो रहा है वो ज्यादा पता है। और हमारे जो पुराने माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनको पुराने जमाने के हैं, उनको नहीं मालूम। इसके कारण क्या हो रहा है कि दादा दादी, माता पिता, फिर उनके बच्चे, इनके जो संघर्ष है, जो इंट्रा जनरेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो परिवार के बारे में आपको हमने एक विस्तृत जानकारी दी और इसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया सबसे पहले कि फैमिली जो है व्यक्ति के साथ उसके जीवन में जब से मनुष्य की शुरुआत हुई है तब से ही परिवार जुड़ा हुआ है। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन एंड फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन इसका उदाहरण है। फिर आपको हमने मजूमदार मदान, फेयर चाइल्ड
और साथ ही साथ आपको मैकाइवर और पेज की डेफिनेशन भी आपके सामने आई, उनकी विशेषताओं और फिर परिवार के विभिन्न प्रकारों को पढ़ते हुए उनके कार्य और जो परिवार में बदलाव हो रहे हैं और उनके जो कारण हैं, उन सब चीजों को हमने यहाँ पर संक्षेप में समेटने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट और लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। यही हमें आपसे उम्मीद है। धन्यवाद।